आप सबका खैर मकदम है। कोविड-19 एंड यूनानी मेडिसिन, अ सीरीज ऑफ अवेयरनेस एक्टिविटीज। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हॉस्पिटल पटना की तरफ से ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें हम लोग थर्ड वेव ऑफ कोविड से गुजर रहे हैं, कोविड-19 पेंडेमिक से, उसको समझने के लिए किसी हद तक हम उससे कोप अप कर सकें, कुछ स्ट्रेटजीज को हम समझ सकें। यूनानी मेडिसिन में जो भी एक्टिविटीज, पब्लिकेशन या रिसर्च हुआ है, उसको नजर में रखते हुए ये अवेयरनेस एक्टिविटीज है। इसमें जैसा कि पहले भी मैंने कहा था कि दो तरह की एक्टिविटीज हम करते हैं। पहली ये कि जो हमारा हॉस्पिटल का प्रेमिसेस है, उसमें हम लोग अवेयरनेस लेक्चर करते हैं, वो पेशेंट्स के लिए, अटेंडेंट के लिए और जो हमारे हॉस्पिटल स्टाफ हैं उनके लिए, जो जनरल प्रिकॉशंस हैं और क्या क्या गाइडलाइंस है उसको हम फॉलो करें। कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो करते हुए हम बार बार उसको याद इसलिए करते हैं ताकि हम उसको सही से प्रैक्टिस कर सकें। और ये थर्ड वेव में जहाँ के न्यू वेरिएंट का जो इन्फेक्शन रेट है वो काफी ज्यादा है, 97% पिछले से ये वायरलेंट है, फैली है। वो अलग बात है कि इसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस है या जिसका जो सिविरिटी है वो उसी रेशियो में कम है। दूसरा जो हमारा वो शेड्यूल है वो है हम वेबिनार ले रहे हैं इसके थ्रू, ऑनलाइन ये सेमिनार है जिसमें यूनानी मेडिसिन में जितने भी लोग पूरे इंडिया में उनके पब्लिकेशन या रिसर्च या फिर जो प्रोटोकॉल्स उन्होंने फॉलो किए, जो भी मेजर्स उन्होंने इख्तियार किए इस दौरान, हम कोशिश कर रहे हैं कि उन सबको इकट्ठा करें और उनकी बात सुने कि ज्यादातर इंस्टीट्यूशंस और इंडिविजुअल प्रैक्टिशनर्स जो बिल्कुल म्यूटेड थे और थे, वो समझ नहीं पा रहे थे हम क्या करें। तो इन हालात में कुछ लोगों ने कुछ एक्टिविटीज करी, वो भी है। साथ साथ जो न्यू वेरिएंट है उसके बारे में भी आएगी कुछ अपकमिंग लेक्चर्स में, कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशंस कैसे हम यूनानी में इसको समझें, इसको उस पर भी लेक्चर आएंगे। कुछ पहले भी लेक्चर आए जिसमें इन सिलिको स्टडीज यूनानी में क्या रिसर्च हुआ है उस पर भी लेक्चर आ चुके हैं। आज का लेक्चर थोड़ा सा मुनफरद ये है कि हमारे बीच है डॉक्टर मोहम्मद रजी अहमद साहब, जो भी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर है। उनका एक तवील क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और इस कोविड के दौरान भी मोर देन 300 पेशेंट्स को उन्होंने जो है वो अपने कंसल्टेशन लिया उसका, और बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिसको मैं भी जानता हूँ जो उनकी थ्रू ट्रीटमेंट के प्रोसीजर से गुजरे और ठीक भी हुए। तो इस प्रोग्राम में आज केस प्रेजेंटेशन ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स का जो प्रोग्राम है, इसमें डॉक्टर रजी साहब आपके सामने होंगे और वो आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि इस कोविड-19 के दौरान जब बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं थी, इवन के मॉडर्न की दवाओं का भी प्रोटोकॉल बहुत लेट से आया, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हो रहा था। तो जो पहली और फॉरमोस्ट ड्यूटी बीइंग डॉक्टर हमारी होती है कि पेशेंट जब हमारे पास आए तो उस पेशेंट को हम ट्रीटमेंट दें, क्या हम उसको ट्रीट कर पा रहे हैं उस पेशेंट को, और उनके सिम्टम्स को, उनके सफरिंग्स को हम उसको मिनिमाइज करें, कम करें। तो इस प्रेजेंटेशन में आप लोग गौर से देखेंगे कि इस प्रेजेंटेशन में आपका कोविड-19 पेशेंट्स में हो सकता है बहुत सारी चीजें यूनानी केस में ना हो, लेकिन इस नजरिए से हमारे बीच ही डॉक्टर रजी का एक अच्छा एक्सपीरियंस है इसको ट्रीट करने के लिए। इससे पहले कि मैं डॉक्टर रजी को मदद करूँ इस प्रेजेंटेशन के लिए, हमारे बीच जो प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर प्रोफेसर तौहीद किबरिया साहब प्रेजेंट हैं, जो सुपरिटेंडेंट हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पटना के। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि सब तशरीफ लाएं और डॉक्टर रजी का तौहीद किबरिया साहब। जैसा कि अमीर साहब ने जो है ना डॉक्टर रजी साहब के बारे में जो बताया कोविड पर बहुत अच्छा काम किया, उसी का अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। मैं उनका हर मकदम करता हूँ, साथ ही साथ शामिल हुए हैं उनके एक्सपीरियंस से देखें कि कोविड भी यूनानी या मॉडर्न में किस तरीके से कंट्रोल किया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि बहुत सारे लोगों को हो सकता है हम यूनानी फैटर्निटी में बहुत नागवार गुजरे, क्योंकि मैंने इसमें जो भी सारी केस को इंक्लूड किया है वो सारे के सारे केस को मॉडर्न लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पे ये किया है। किसी तरह का सिर्फ आयुष काढ़ा अगर छोड़ दिया जाए तो और कोई आयुष काढ़ा अगर छोड़ दिया जाए तो और कोई यूनानी चीजें मैंने नहीं दिया है। सभी टाइप के केसेस में को मैंने इंक्लूड किया है इसमें, चाहे वो एसिम्प्टोमेटिक हो, माइल्ड सिम्प्टोमेटिक हो, मॉडरेट सिम्प्टोमेटिक हो, सीवियर सिम्प्टोमेटिक हो या फिर वेरी सीवियर सिम्प्टोमेटिक हो। इन सब तरह के केसेस को मैंने इंक्लूड किया है चूंकि, और ये सारे के सारे केस जो सेकंड वेव पिछले साल आई थी अप्रैल और मई में, उस दौरान नॉट जैसा कि तनवीर सर ने बताया कि मोर देन 300, it is about more than 450 cases, not exactly the figure I have, but I have remember more than 450 cases जो मैंने ट्रीट किया डिफरेंट ग्रेडेड के, और ऐसे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केस जिसमें 60 और 70% SpO2 जा चुका था और सेवियर सेप्टिक शॉक में भी जा चुके थे। ऐसे ऐसे केसेस को भी चूंकि घर उन्हें हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलने की वजह से उन्हें होम आइसोलेशन में रख के ट्रीट किया, और सिर्फ होम आइसोलेशन में रख के ट्रीट ही नहीं किया, इवन के सिर्फ और सिर्फ ये मोर देन 450 केसेस में से 4 केस मेरे हॉस्पिटलाइज हुए। इस 4 में से 2 एक्सपायर हुए ड्यूरिंग द थर्ड साइटोकाइन स्टॉर्म्स, और बाकी 2 केसेस रिकवर हुए। बाकी सारे के सारे मैंने होम आइसोलेशन में ट्रीट किया, जरूरत पड़ने पे उन्हें ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन भी दिया और बाकी सारे ट्रीटमेंट को दिया। तो इस तरह से सारे के सारा मैंने किया है, जिसका मैं कुछ केसेस एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे 4-5 केसेस लूंगा डिफरेंट ग्रेड के, कि वो एसिम्प्टोमेटिक, एक केस सिम्प्टोमेटिक रहेंगे, एक केस माइल्ड रहेंगे, एक मॉडरेट सिम्प्टोमेटिक रहेंगे, एक सीवियर और एक वेरी सीवियर केसेस के सिम्टम्स रहेंगे। जैसा कि आप सब लोग ने गाइडलाइन देखा होगा, पिछली बार जब गाइडलाइन इशू हुआ था, गाइडलाइन में कि किस केसेस में क्या क्या कर सकते हैं हम, वो ICMR ने भी और एम्स ने भी गाइडलाइन को इशू किया था। लेकिन जब आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में जाएंगे तो पाएंगे कि बहुत सारे टाइम्स ये गाइडलाइन से दिखावे भर के रह जाते हैं। बहुत सारे टाइम ये गाइडलाइंस दिखावे भर के रह जाते हैं और आपको उस गाइडलाइन को फॉलो करने में ज्यादातर मरीज आप ट्रीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब उस गाइडलाइन को आप देखेंगे तो माइल्ड सिम्टोमेटिक या भी कहिए एसिम्टोमेटिक में सिर्फ और सिर्फ कहा जा रहा है कि होम आइसोलेशन में रहिए, SOS में जो भी एंटीबायोटिक और ये मेडिसिन है, एंटीबायोटिक मेडिसिन लीजिए और कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ मॉनिटर करना। जबकि फिर उसी के बाद टाइम टू टाइम गाइडलाइन चेंज होता गया, तो उसमें एजिथ्रोमाइसिन का रोल बताया गया, या फिर जो है आइवरमेक्टिन का रोल बताया गया, या फिर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का रोल बताया गया डिफरेंट। इवन जब आप इस गाइडलाइन को देखेंगे जो कि 23 अप्रैल 2021 को सेकंड वेव के दौरान दिया गया, उस गाइडलाइन में आप पाएंगे कि फेविपिराविर का जिक्र भी नहीं है। और जबकि ये फर्स्ट जो वेव आया था उस दौरान फेविपिराविर को FDA ने अप्रूव कर दिया था माइल्ड से मॉडरेट केसेस के लिए, लेकिन फेविपिराविर का जिक्र भी नहीं। और इसके अलावा अगर रेमडेसिविर का गाइडलाइन देखें या टोफिलुमाब का देखें या फिर प्लाज्मा थेरेपी का देखें, जो कि प्लाज्मा थेरेपी को बाद में बंद भी कर दिया गया सेकंड वेव होते। तो इन सब के लिए जितने गाइडलाइन है, अगर वाकई में हम उसी गाइडलाइन को फॉलो करते हैं तो शायद ट्रीट करना और भी मुश्किल हो जाएगा और ये और भी देखने को मिलेगा। तो मैंने अपनी जो क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए इसके अकॉर्डिंगली देन इसके बाद एक और गाइडलाइन इशू हुई थी उसी टाइम में कि पोस्ट कोविड में हमें क्या क्या करना है, कैसे कार्डियक मैनेजमेंट करना है या फिर रेस्पिरेटरी मैनेजमेंट करना पोस्ट कोविड या पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन से ये करना है, न्यूरोलॉजिकल। मैंने जो अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में पाया
कार्डियक और पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन जो होना है वो तो करना ही है। इसके अलावा क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो पाया, मोस्टली दोज केसेस हु इज सफरिंग विद द मॉडरेट और सीवियर ग्रेड्स ऑफ दिस COVID-19, almost 60 to 70% cases suffering with the some type of anxiety disorder, depression or functional neurological disorder for long term। तो उस कंडीशन को भी मैनेज करने के लिए हमें बहुत सारे टाइम एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंजाइटी, एंजियोलाइटिक और एंटी साइकोटिक ड्रग्स का यूज करना पड़ता है। तो वो वैसे ये गाइडलाइन जो है लॉन्ग कोविड के केस में, जब पोस्ट कोविड के दौरान हमें क्या क्या करना है, वो सारी चीजें ये आपको हर जगह मिल जाएगा। ये बेसिकली इसको पब्लिश किया था बीएमजे ने, उसके अकॉर्डिंगली डायरेक्टली इन सब चीजों पे को ये करते हुए मैं डायरेक्ट अगर देखूं 1 by 1 केसेस, तो सबसे पहले एसिम्प्टोमेटिक केस की बात करता हूं। जो टॉप 5 केसेस मैंने सेलेक्ट किया है अलग अलग ग्रेड के, तो उसमें सबसे पहला आता है हमारा कि एसिम्प्टोमेटिक केसेस। ये एसिम्प्टोमेटिक केसेस हमारे यहाँ के एक हमारे कलीग हैं, उनका बेटा तारिक अजीज नाम, जिसका 22 साल उम्र था, वैसे मतलब 55 kg वेट था। हिस्ट्री जो उसका था कि उसके फैमिली में टोटल 5 लोग एक शादी अटेंड किए, मैरिज सेरेमनी अटेंड किया, और उसके बाद टोटल 5 लोग पॉजिटिव आए। 5 लोग पॉजिटिव आए, और पॉजिटिव आने के बाद थोड़ा सा जो है इसको सिर्फ और सिर्फ फैटिग और वीकनेस कंप्लेन किया। 2 दिन पहले तक वो बिल्कुल ठीक था, शादी के आने के बाद भी, शादी 4-5 दिन पहले हुई थी, शादी के आने के बाद भी। हाँ, इससे पहले एक और बात मैं इंक्लूड कर दूं कि इसमें बहुत लगभग सारे केसेस में आप देखेंगे कि मेरा एग्जामिनेशन पार्ट में मुझे क्या मिला वो मैंने इंक्लूड नहीं कर रखा है, इसलिए कि ज्यादातर जो मैंने ये केसेस देखे हैं वो सारे के सारे टेली कंसल्टेशन के थ्रू देखे। टेली कंसल्टेशन के थ्रू देखने की वजह से एग्जामिनेशन पॉसिबल नहीं हो पाया था, और एग्जामिनेशन पॉसिबल नहीं हो पाया था तो आप देखेंगे कि मैं इसमें एग्जामिनेशन पार्ट जो भी मुझे एग्जामिन करना चाहिए था क्लिनिकली, वो मैं नहीं कर पाया हूँ। हाँ, जिन लोगों का SpO2 उसके पास डिवाइस थे, पल्स ऑक्सीमीटर, तो उनका SpO2 चेक कर लिया था। तो इसमें आप पाएंगे कि 2 दिन पहले वो बिल्कुल एक्टिव था, और चूंकि घर में और भी लोग थे कोविड पॉजिटिव, तो वो सारे कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा था। लेकिन उनसे जो है चूंकि घर में पॉजिटिव लोग थे, इनको भी फैटिग और वीकनेस स्टार्ट हुआ, तो वैसी सूरत में इनका RT-PCR कराया गया। इसके पास्ट हिस्ट्री में एक चीज थी एलर्जिक राइनाइटिस, और उसके लिए ये लगातार 3-4 सालों से मॉन्टिलोकास्ट और लेवोसिट्राजिन का टैबलेट ले रहा था। इसके अलावा अगर फैमिली हिस्ट्री में देखें तो वो 5 मेंबर इंक्लूडिंग उसके वो तो पॉजिटिव था ही। मदर और एक भाई जो है इसका, ये ब्रोंकियल अस्थमा से सफर करते हैं, जिसके लिए इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड और मॉन्टिलोकास्ट लेवोसिट्राजिन लेते हैं। जब इनका फर्दर इन्वेस्टिगेशन करवाया तो इसमें CBC, LFT और D-dimer, ये सारे के सारे नॉर्मल आए। सिर्फ CRP फैटी रेज आया जो कि 19 था, और RT-PCR जो इसका था उसमें इसका CP वैल्यू 16 था। अब बहुत सारी जगह ये बताया गया तो मीडिया और डिफरेंट सोर्सेज के RT-PCR का CT वैल्यू या फिर ये HRCT का जो कोलैट वैल्यू है उसका सेवेरिटी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो मैंने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में पाया उसमें देखा CT वैल्यू जितना लो आ रहा है RT-PCR में, पेशेंट को सेवेरिटी ऑफ सिम्टम उतना ज्यादा आ रहा है। उसी तरह HRCT में कोलैट्स वैल्यू जितना ज्यादा आ रहा है उतना ज्यादा। अगर हम HRCT के कोलैट्स वैल्यू की बात करें तो HRCT का जो कोलैट्स वैल्यू होता है, ये तो बहुत ये है, वो बेसिकली 2 चीजों पे डिपेंड करता है। एक के आपको जो हमारा 5 लोब है, इन 5 लोब को अलग अलग सेक्शन वाइज डिवाइड किया जाता है, और 5 लोब में अगर लेस देन 5% इन्वॉल्वमेंट है, कंसोलिडेशन है, ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी है, वैसी सूरत में उसे 1 पॉइंट देते हैं। 5 से 25% होता है, यानी 6 से 25% होता है, तो वैसी सूरत में उसे 2 पॉइंट देते हैं।
26 से 50% होता है तो वैसी सूरत में उसे 3 पॉइंट देते हैं। 51 से 75% अगर इन्वॉल्वमेंट है तो वैसी सूरत में हम 4 पॉइंट देते हैं, और अगर मोर देन 75% होता है तो वैसी सूरत में हम 5 पॉइंट देते हैं। तो टोटल जो कोलैट वैल्यू होता है वो 25 होता है। ईच लोग का 5-5 पॉइंट मैक्सिमम देखें तो 5 × 5 25 होता है। अब इसमें जितना ज्यादा सेवेरिटी इन्वॉल्वमेंट लंग्स का रहेगा उतना ज्यादा हमारा सीटी वैल्यू रहता है। उसी के अकॉर्डिंगली हम इसको कैटेगराइज करते हैं कि पेशेंट हमारा एक तो सिम्टम के बेस पे कैटेगराइज करते हैं कि माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर सिम्टम है। दूसरा सीटी के इस पे भी हम डिसाइड करते हैं, HRCT इस पे डिसाइड करते हैं कि हमारा पेशेंट किस ग्रेड में है। इसको चूंकि HRCT जो सारे गाइडलाइन थे के अकॉर्डिंग कुछ डॉक्सीसाइक्लिन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को फॉलो किया। उसके बाद चूंकि मैंने देखा यहाँ पे ओपेसिटी थी राइट मिड जोन में, तो इसके लिए मैंने एसिटाइलसिस्टीन को उसको ऐड किया ताकि जो म्यूकस को डाइल्यूट करके उसको निकाल सके। देन चूंकि बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर और इवन के इन्फेक्शन को लीड करने में लो विटामिन डी लेवल भी, विटामिन डी की इनसफिशिएंसी बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो ऐसी सूरत से निपटने के लिए मैंने आज तक, चूंकि ये सिटी का रहने वाला बच्चा है, बहुत ज्यादा जो है ये है, तो ऐसे लोगों में सिटी में रहने वाले लोगों में और खासतौर से एसी में रहने वाले लोगों में, ऐसे में विटामिन डी इनसफिशिएंसी और लो लेवल विटामिन डी बहुत कॉमनली पाया जाता है। तो वैसी सूरत में जो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है पल्स नाम से, यही ट्रेड नेम से आता है, डेक्सेल के नेम से आता है, उसने अबाउट 30,000 पेशेंट पे ट्रायल किया और उसके ट्रायल में ये देखा गया कि जिनको 10 डेज तक, अप टू 10 डेज तक कंटिन्यूअस 60 के विटामिन डी दिया गया है तो उसका आउटकम काफी अच्छा मिला है। चूंकि ये यंग बच्चा था तो फिर भी सनलाइट एक्सपोजर वगैरह होता था अच्छा, तो इसलिए इसको मैंने 5 डेज तक विटामिन डी दिया। उसके बाद मैंने वीकली कर दिया। अमूमन जो नॉर्मल डोज होता है वो वीकली देते हैं विटामिन डी को, लेकिन इस केसेस में एक ट्रायल के बेसिस पे मेरे पास वो ट्रायल रिपोर्ट्स आए थे, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने इसको 5 डेज तक विटामिन डी को दिया। उसके बाद वीकली उसको साथ ही आयुष काढ़ा कर दिया और एसओएस में पैरासीटामोल का दिया। साथ ही उसको इंकरेज किया कि थोड़ा सूप, ल्यूकवार्म वाटर को लेने को, ऑरेंज जूस और कोकोनट वाटर को लेने को, ताकि इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस और ज्यादा ना हो। साथ ही चूंकि वो एलर्जन भी था तो उसको कोल्ड और मॉइस्ट डाइट वगैरह से इसको अवॉइड किया। तो पर फर्दर उसको गाइड किया कि मेंटेन कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है उसको मेंटेन करो। इवन चूंकि उसके घर में 5-5 पॉजिटिव है टोटल, तो इसलिए मास्क उसको एडवाइस किया कि इवन जब वो घर में रहता है तो भी मास्क का इस्तेमाल करे, क्योंकि ये एसिम्प्टोमेटिक है लेकिन घर में अदर लोग सिम्प्टोमेटिक है। तो वैसी सूरत में कोई ऐसा वेरिएंट उसको फर्दर ना हो ले जिसकी वजह से वो फर्दर सिम्प्टोमेटिक डेवलप हो जाए। जब मैंने इसको ट्रीटमेंट दिया तो उसके बाद जो है शायद यहाँ पे 3 डेज के ट्रीटमेंट में मैंने पाया कि उसको फीवर और कफ माइल्ड ग्रेड में स्टार्ट हुआ, जो कि नेक्स्ट 3 डेज में रहा। तो वैसी सूरत में मैंने पैरासीटामोल उसको ऐड किया था। और कफ के लिए क्योंकि वो पहले से ही मॉन्टेलोकास्ट और लिवोसिटिजिन का लेता ही था, तो कफ के लिए एक कफ सिरप मैंने, जो कि डेक्स्ट्रोमेथोर्पन के साथ था, उसको, चूंकि इसको जो फीवर कफ था वो ड्राई कफ था। आफ्टर जब मैंने इसका प्रोग्नोसिस रूल आउट किया आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 7 डेज,
तो पेशेंट वेल सेटल था, कोई फीवर कफ फैटिक वीकनेस कुछ नहीं आया। और 10 दिन कंप्लीट होने के बाद उसका रिपीट इन्वेस्टिगेशन कराया। रिपीट इन्वेस्टिगेशन में सारे रिपोर्ट्स तो नॉर्मल आ गए थे, सिर्फ सीआरपी जो है उसका वो 12 था, और एक्सरे में माइल्ड हैजीनेस और ओपेसिटी आई राइट मिड जोन में, साथ में परमानेंट राइट हिला है। तो इस तरह से ये हमारा फर्स्ट केस था एसिम्प्टोमेटिक वाला। उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड केस माइल्ड सिम्प्टोमेटिक का, सेकंड केस माइल्ड सिम्प्टोमेटिक का, तो वैसे ये एक केस है जो कि 35 साल का मेल पेशेंट है, अखिलेश कुमार नाम था, समस्तीपुर का। इसका भी वेट लगभग वही 55 था। इसका जो कंप्लेन था, कंप्लेन आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं कि फीवर माइल्ड ग्रेड, माइल्ड कफ, मिडवाइड एक्सपेक्टोरेशन, टेस्टलेस टंग था। हालांकि उसका जो है स्मेल इंटैक्ट था, स्मेल इंटैक्ट था। उसका हिस्ट्री जो था कि वो भी एक्सपोजर हुआ था कोविड-19 कंफर्म केसेस के। एग्जामिनेशन चूंकि मैं कर नहीं पाया था, 3 दिन पहले तक बहुत अच्छा था, उसके बाद उसको माइल्ड फीवर स्टार्ट हुआ, फिर कफ और मिडवाइड एक्सपेक्टोरेशन के साथ टेस्टलेस टंग था। इसको कोई मेजर इलनेस पास्ट में था नहीं। फैमिली हिस्ट्री में फादर सफर कर रहा था डायबिटीज, हाइपरटेंशन और कोरोनरी आर्टरी डिजीज से, जो कि मेरे अंडर ही ट्रीटमेंट कई सालों से उसका चल रहा है। इसका जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन मैंने करवाया तो इसमें मैंने इसको आरटी-पीसीआर न करा के एंटीजन टेस्ट करवाया था, जो कि पॉजिटिव आया। सीबीसी में टीएलसी इंक्रीज पाया था मैंने, और एसजीपीटी, एसजीओटी ये भी इंक्रीज था, सीआरपी भी इंक्रीज था, डी डायमर। एग्जैक्टली इसका रिपोर्ट मुझे मिल नहीं पाया, चूंकि 1 साल पुरानी बात है, तो मिल नहीं पाया था। जैसा कि इस स्लाइड में देख सकते हैं कि ये मई का है, 6 मई का है 2021 में। तो रिपोर्ट सारे मिल नहीं पाए, लेकिन जो मैंने ट्रीटमेंट दिया उसके अकॉर्डिंगली डी डायमर भी इसको पॉजिटिव आ गया था। डी डायमर भी पॉजिटिव आने की सूरत में ये सारे ट्रीटमेंट को मैंने स्टार्ट किया। इसमें भी वही कैलिथ्रोमाइसिन से ही स्टार्ट किया था। और इसका जो एक्सरे शो हो रहा था बाइलैटरल इन्फिल्ट्रेशन था एक्सरे में, तो इसका मैंने HRCT भी करवाया था। CRP इसमें यहाँ देख सकते हैं कि 26 था, जो कि मैंने नोट कर दिया था इसमें। तो वैसी सूरत में मैंने इसको ये सारा ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, जिसमें इसको इवन के इन होम निबुलाइजर खरीदवाया और निबुलाइज करवाया था बूडी कोड के साथ 3 टाइम। साथ ही स्टीम इनहेलेशन एडवाइस किया और नजल स्प्रे दिया था इसको एजिलास्टिन और फ्लूटिकासोन का, ताकि जो नजल कंजेशन है वो भी दूर हो। इसमें ये माइल्ड केस था, इसमें मैंने ऐड किया था फेविपिराविर। फेविपिराविर को मैंने जो गाइडलाइन था उसको छोड़ते हुए, गाइडलाइन में क्या था कि पहले दिन 1800 mg बीडी देना था, लेकिन मैंने यहाँ पे गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया। 1800 mg को 2 डिवाइडेड डोज में डे 1 में दिया, डे 2 में 800 mg बीडी करके दिया, जो कि डे 2 टू डे 4 तक। उसके बाद फर्दर 6 to 5 डेज जो है वो मैंने दिया इसको 400 mg बीडी फॉर 5 डेज। तो इस तरह से इसको मैंने ये किया था। चूंकि डी डायमर पॉजिटिव था तो मुझे उसका भी ख्याल रखना था। उसके लिए मैंने इक्वेस्पोरिन 150 mg यानी एस्पिरिन 150 mg ऐड किया। बाकी जो सिम्प्टोमेटिक थे उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको ट्रीट किया। ट्रीट करने के बाद इसका जो आउटकम आया, फीवर तो 7 डेज तक कंटिन्यू रहा, और एक्सरे जो है वो थोड़ा सा डिटोरिएट होकर फाइब्रोसिस डेवलप करना शुरू कर गया। फाइब्रोसिस डेवलप करना शुरू कर गया, तो फिर मैंने इसको, जब आप देखेंगे कि फर्दर कैलिथ्रोमाइसिन के बाद इसको मैंने फेरोपेनाम पे स्टार्ट किया। फेरोपेनाम स्टार्ट करने के साथ चूंकि इसका लिवर फंक्शन टेस्ट जो है SGPT और SGOT ये भी थोड़ा सा एलिवेटेड था, तो उसमें मैंने अर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड ऐड किया। अर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड ऐड करने के साथ साथ इसको जो रिमेन 2 दिन था, 8 दिन पे आ गया था, इसको 10 दिन पे मैंने बुलाया था, लेकिन 8 दिन पे आ गया था। तो पहले वही कैलिथ्रोमाइसिन को 2 डेज मोर रखा और डॉक्सी को भी 2 डेज मोर रखा। उसके बाद इसको मैंने फेरोपेनाम ऐड किया
और साथ में जो फेविपिराविर का जो डोज बचा हुआ था वो भी उसको फुलफिल किया। फर्दर इसको जो चूंकि डी डाइमर इस दौरान निगेटिव आ गया था, पेशेंट कोई कंप्लेन नहीं कर रहा था, तो इकोस्पोरिन यानी आइसक्रीम को भी मैंने बंद किया और इस तरह से इसको मैनेज किया। जब प्रोग्नोसिस में हमने देखा तो बाद में सीआरपी इसका जो 26 था वो 12 आ गया। एक्सरे में माइल्ड हैजिनेस ओपेसिटी था, सेम एज जो एसिम्प्टोमेटिक केस है, तो इसलिए इसको मैंने एसिटाइलसिस्टीन को भी बंद किया और इसको मैंने एंटीफाइब्रोटिक कोई ट्रीटमेंट दिया नहीं, चूंकि फर्दर ये डिटोरिएट इसका एक्सरे नहीं हुआ था। अब बात करते हैं थर्ड केस की। तो थर्ड केस में अब देखेंगे ये हमारे कलीग ही हैं यहाँ के, जिनके बेटा का मैंने बताया था, तो उन्हीं का केस मैंने लिया, चूंकि इनके पास से हमारा जो है थोड़ा सा प्रिस्क्रिप्शन वगैरह मिल गया था, तो इसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा ये लगता है मुझसे गलती हो गई है, एज वेट और इसमें नेम चेंज हो गया था, लेकिन एज वेट वगैरह में यहाँ पे आप देख सकते हैं एज वगैरह जो है, एज एड्रेस और वेट ये चेंजेस है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग कंसीडर कर लीजिएगा। वही बात, इनका जो कंप्लेंट था हाई ग्रेड फीवर, कफ विद माइल्ड म्यूकोइड एक्सपेक्टोरेशन, टेस्टलेस टर्न, चेस्ट हेवीनेस एंड एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट सिंस यस्टरडे, यानी एक दिन पहले से ये सारा सिम्टम इनको स्टार्ट हुआ था। 3 दिन पहले तक ये बिल्कुल सही थे, शादी वगैरह अटेंड किए थे, जैसा कि इनके बेटा के केस में मैंने बताया था। उसके बाद शादी से आने के बाद इनको पहले तो माइल्ड ग्रेड फीवर से शुरू हुआ और ये फीवर जो है इंक्रीज करके हाई ग्रेड फीवर पे चला गया, कफ स्टार्ट हुआ, चेस्ट हेवीनेस और स्टार्ट हुआ। वो उन्होंने बताया मुझे कि उनकी रिलेटिव ही जो शादी में थी वो पॉजिटिव पाई गई है, तो उनके कांटेक्ट में आके इनको कोई मेजर इलनेस नहीं था। हाँ, इनमें एक ये थी कि ओकेजनल स्मोकर उनकी हिस्ट्री थी इनकी, तो वो भी बहुत ज्यादा नहीं था, स्मोकिंग की हिस्ट्री जो ओकेजनल थी। जब इनका मैंने सारा टेस्ट करवाया था, इसमें इनको HRCT भी करवाया था, तो HRCT के अंदर देखेंगे कि जो कोलैट स्कोर है वो 11, HRCT में कहाँ कितना इन्वॉल्वमेंट है वो देखेंगे, तो राइट अपर लोब में 5 से 25% के बीच आया तो 2 पॉइंट, लेफ्ट अपर लोब में 5 से 25 के बीच आया तो 2 पॉइंट, राइट मिडिल जोन में 0 से 5% के बीच इन्वॉल्वमेंट था, राइट लोअर जोन में 3 यानी कि 25 से 50% इन्वॉल्वमेंट था, लेफ्ट लोअर लोब में आप देखेंगे तो 25 से 50% इन्वॉल्वमेंट था। तो इस तरह से टोटल स्कोर जो कोलैट स्कोर हो जाता था वो हमारा आ जाता था 11 आउट ऑफ 25। इनका LFT नॉर्मल था, CBC नॉर्मल था, इवन के KFT भी नॉर्मल था, LDH भी नॉर्मल था, CRP इनका 35 था और D डायमर पॉजिटिव था। तो इनका जो RT-PCR का CT वैल्यू था वो 15 था। तब इनको मैंने ट्रीटमेंट दिया, ट्रीटमेंट का प्रिस्क्रिप्शन आपने मेरा ऊपर देखा है, वो सारी ट्रीटमेंट दिया। ट्रीटमेंट देने के बाद थर्ड डे में ये थोड़ा सा डिटोरिएट हुए, सॉरी 7th डे में वो ये थोड़ा सा डिटोरिएट हुए थे। डिटोरिएट होने के बाद इनको हॉस्पिटल में ICU में एडमिट करना पड़ा, थोड़ा सा डिस्निया स्टार्ट हुआ था, तो ICU में एडमिट करना पड़ा, लेकिन विदिन 24 आवर ये हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेके आ गए, अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस डिस्चार्ज लेके आ गए, क्योंकि लैक ऑफ फैसिलिटी वहां पे कोई देखने वाला नहीं था, कुछ नहीं था, तो इसकी वजह से लेके आ गए। तो ऊपर जब आपने देखा कि वो वहां पे मैंने सारा ओरल मेडिकेशन दे रखा था, लेकिन जब फिर वापस ये हॉस्पिटल से आ गए विदिन 24 आवर, तो इनको मैंने इंजेक्टेबल पे शिफ्ट किया। इंजेक्टेबल में मेजोप्रेनाम प्लस डेक्सामेथासोन ऐड किया, साथ ही जो है इनको कैलिथ्रोमाइसिन का टैबलेट कंटिन्यू रखा और बाकी सारी ट्रीटमेंट जो है वो कंटिन्यू रखा। जब 14 दिन कंप्लीट हुआ इनके ट्रीटमेंट का, जब 14 दिन इनका ट्रीटमेंट का कंप्लीट हुआ, उसके बाद ये वेल सेटल्ड हो गए, कोई फीवर कफ वगैरह नहीं था, लेकिन वीकनेस काफी लंबे टाइम तक और फैटिग और वीकनेस काफी लंबे टाइम तक मौजूद रहा।
जब इनका CRP आफ्टर 14 डेज देखेंगे 12 था, और साफ जब इनका एंटीबॉडी टेस्ट करवाया मैंने तो वो पॉजिटिव आया था। एक्सरे में बाइलैटरल मिड जोन में जो है ओपेसिटी पाई गई, साथ में प्रोमिनेंट हिला और फाइब्रोसिस पाया गया। जब फाइब्रोसिस पाया गया तो पोस्ट कोविड में मैंने इनको ये सारी चीजें दिया, जिसमें से जो मेजर थिंग है वो है एसिटाइलसिस्टीन को फर्दर कंटिन्यू किया और साथ में एंटी फाइब्रोटिक पेरिफेरॉन को स्टार्ट किया। पेरिफेरॉन को स्टार्ट किया और उसके बाद फर्दर जब मैंने इनका इसके आगे तो मैंने नहीं दिया है, लेकिन जब इनका फर्दर मैंने 10 डेज ये सब देने के बाद इवेलुएट किया तो सारे फाइब्रोसिस वगैरह हील कर गए थे, एक्सरे नॉर्मल आ गया था, CRP नॉर्मल, एवरीथिंग इज नॉर्मल। आज वो वेल एंड हेल्दी लाइफस्टाइल से ये कर रहा है। थर्ड केस है हमारा ताहिरा खातून। ये 60 ईयर फीमेल पेशेंट है जो कि दिलावरपुर दरभंगा में एक जगह है, वहां रहती है। इनको 10 डेज से ये सारे सिम्टम थे, फीवर, वोमिटिंग, नोजिया, एनोरेक्सिया, पेन, एपिगैस्ट्रियम, excessive weakness, cough with mucoid expectoration, loss of smell and taste also था। इन्होंने लोकल GP से कुछ ट्रीटमेंट रिसीव किया था, जो कि ट्रीटमेंट रिसीव करने के बाद भी इनको कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया। तो ये सारे के सारे इन्वेस्टिगेशन मैंने करवाए थे। इस सारे इन्वेस्टिगेशन में इनका SpO2 उस टाइम में जूम ईयर पे 92% था। तो मैंने इनको इस तरह से डायरेक्टली इंजेक्टेबल पे लिया, यानी कि टेट्रासाइक्लिन टैज़ोबैक्टम प्लस डेक्सोना इंजेक्शन दिया, साथ में कैलिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन। और ये जो डैफोवाइटल सीरीज देखेंगे इसमें विटामिन C, विटामिन D, जिंक, ये सब इम्यूनो बूस्टर के तौर पे। हाँ, इनको चूंकि मॉडरेट सिम्टम होने के बावजूद भी नेबुलाइजर नहीं मिल पाया था, तो वैसी सूरत में मैंने इनको इनहेलर का इस्तेमाल करवाया, जो कि फोलाकोड नाम से आता है, वो इनहेलर का इस्तेमाल कराया। साथ में ये एबीवेज जो है इसमें एसिटाइलसिस्टीन प्लस एसिब्लोफाइलिन, तो ब्रोंकोडायलेटर प्लस न्यूकोलाइटिक दोनों का इस्तेमाल करवाया। और जो मॉन्टिलोकास्ट और पेक्सोफिनाडिन का कॉम्बिनेशन है, ये सारा कुछ स्टार्ट करवाया। जब ये सारा कुछ मैंने स्टार्ट करवाया, हाँ, इसमें एक चीज और ये था कि ये नॉन केस ऑफ डायबिटीज थी, बट कोई ट्रीटमेंट पे नहीं थी। नॉन केस ऑफ डायबिटीज थी और कोई ट्रीटमेंट पे नहीं थी, तो कभी लेती थी ट्रीटमेंट और कभी नहीं लेती थी। हाइपरटेंशन के लिए भी वही होता था। जब ये मेरे पास आई थी, जहां तक मुझे याद आ रहा है, एक्चुअली सारे रिपोर्ट्स तो नहीं मिल पाए थे, तो जब मेरे पास आई थी तो वैसे उस टाइम में बहुत अनकंट्रोल्ड शुगर था, और अनकंट्रोल्ड शुगर होने पे मैंने इनको इंसुलिन पे लिया। जब इनका आप कोलैड स्कोर देखेंगे तो कोलैड स्कोर इनका 16 था, कोलैड स्कोर 16 था, और सॉरी CRP इनका एट द टाइम ऑफ जब फर्स्ट टाइम मैंने देखा तो 112 था, डी डाइमर पॉजिटिव था, CBC काफी में TLC काफी इंक्रीज था, LFT RFT नॉर्मल था, LDH भी इंक्रीज था। क्या बोल रहे हैं कॉम्प्लिकेशन इसमें जो डेवलप हुआ वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड की है सारे ट्रीटमेंट को, लेकिन शुगर लेवल जो है इनका फ्लक्चुएट किया था। जब मैंने मिक्सटार्ड इंसुलिन एट बेसल रेट पे दिया था तो वैसी सूरत में 30-70 मिक्सटार्ड 30-70 मैंने दिया था, तो वैसी सूरत में शुगर लेवल इनका बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट किया था। तब इनको मैंने ग्लाजिन लैंटक्स के नाम से आता है, ग्लाजिन लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन को ऐड किया, जो कि ओडी फॉर्म में ऐड किया। एडिशनली इसके साथ मिक्सटार्ड के साथ एडिशनली ग्लाजिन को ऐड किया, और इनका जो कंडीशन डिटोरिएट हो गया था, जो 92% SpO2 था वो डिटोरिएट होके 84% तक आ गया था। फिर जब मैंने देखा एक्सरे करवाया तो एक्सरे में इनको काफी ज्यादा देखा कि डिटोरिएशन मिल रहा है, तो वैसे सूरत में उसके साथ और एसिडोफाइलिन के साथ साथ उसी टाइम इसको मैंने नेक्स्ट 4 या 5 डेज के बाद मैंने इनको सल्फेडॉन 400 mg TID स्टार्ट कर दिया था। सल्फेडॉन स्टार्ट करने के बाद मैंने पाया कि जब वो एक सप्ताह बाद फिर रिपीट फॉलोअप दी, तो वैसी सूरत में ऑन द डे ऑफ 17
पेशेंट वेल सेटल्ड हो गई थी, कोई कफ वोमिटिंग फीवर वगैरह नहीं था, शुगर लेवल भी सेटल था, लेकिन फैटिक वीकनेस वगैरह कंटिन्यू था। जब उसका रिपोर्ट करवाया था तो उस दौरान CRP जो है वो 112 से घट के 72 पे आया था, एंटीबॉडी पॉजिटिव हो गया था इनको, और एक्सरे में बाइलेटरल फाइब्रोसिस डेवलप हो गया था। तो बाइलेटरल फाइब्रोसिस डेवलप होने की वजह से फिर इनको कंटिन्यू सेम पे इंसुलिन पे रखा, और इनको एक तो स्टेरॉइड को कंटिन्यू किया, डेप्रेसाकोड 30 mg को, फेलोपेनाम का टैबलेट दिया वो 10 डेज के लिए। साथ ही मैंने इनको एसिडोफाइलिन को बंद किया, चूंकि ब्रेथलेसनेस वगैरह नहीं था, तो एसिडोफाइलिन को बंद करके और सिर्फ एसिटाइलसिस्टीन को रखा और पेरिफेरॉन को रखा। साथ में वो आयुष काढ़ा, आप देखेंगे कि एवरी केस में मैं एडवाइस किया हूँ, तो वो आयुष काढ़ा और गार्गल वगैरह दिया। इसके बाद पेशेंट मेरी बिल्कुल सेटल हो गई। फिर बाद में अभी भी फॉलोअप में है, डायबिटीज और हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन वो कंटिन्यू। नेक्स्ट जो हमारा केस आता है वो वेरी सीवियर सिम्टम के साथ आता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ था। ये मिस्टर मोहम्मद कलाम है जो कि 60 ईयर का मेल है, सिधौली का रहने वाला है। फीवर माइल्ड ग्रेड था, एनोरेक्सिया, एक्सेसिव वीकनेस और सब जो है वो 10 दिनों से चल रहा था। मेनली इसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ स्टार्ट हो गया था 3-4 दिनों से। वो कई जगह हॉस्पिटल्स में ट्राई किया, बेड का नहीं मिला। उस टाइम में जब ये मेरे पास विजिट के लिए आया, तो आप देखेंगे SpO2 इसका 60% था। SpO2 60% था, चूंकि इतना जगह वो चक्कर काट चुका था कि वो नेबुलाइजर खरीद लिया था, ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद लिया था, पल्स ऑक्सीमीटर खरीद लिया था, सब खरीद लिया था। तो SpO2 उस दिन मेरे पास जब आया तो 60% था, और इसमें लोकल जीपी से काफी सारा ट्रीटमेंट लिया इन 10 दिनों में, लेकिन कोई रिस्पॉन्ड नहीं हुआ। फिर जब मेरे पास आया तो मैंने पहले तो इनको बोला कि आप हायर सेंटर चले जाइए कोविड केयर में, क्योंकि आपको ICU की नीड है, लेकिन कहीं पे इनको बेड नहीं मिल रहा था। फर्दर में इन्होंने रिक्वेस्ट किया तो मैं इनको ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। ट्रीटमेंट गाइडलाइन उसी तरह से, बस इसमें क्या किया मैंने कि पहले सारे केसेस में आपने देखा कि फेविपिराविर 1800 mg को 2 डिवाइडेड डोज में डे 1 में दे रहा था, लेकिन इसके केस में 1800 mg BD में डे 1 में, उसके बाद फिर वो 800 mg BD करके सेकंड टू फिफ्थ दे दिया। और ये सारा कुछ इसमें नेबुलाइजेशन ड्यूलिन प्लस बॉडीकोट दोनों का दिया, एसिटाइलसिस्टीन और एसिडोफाइलिन का भी टैबलेट दिया। ये सारा कुछ देने के बाद मेरोपेनाम का इंजेक्शन ऐड किया था। ये सारा कुछ देने के बाद जो मरीज का जो हिस्ट्री था उसमें रिसेंटली डायग्नोज अंडर ये पेशेंट आया था, उसी दौरान इसको डायग्नोज हुआ था अनकंट्रोल्ड हाइपरग्लाइसेमिया। तो वो मुझे लगा क्योंकि बहुत सारे स्टेरॉइड वगैरह इसने लिया था, तो स्टेरॉइड इंड्यूस था। स्टेरॉइड इंड्यूस होने की वजह से इसको मैंने डायरेक्ट इंसुलिन पे लिया, क्योंकि स्टेरॉइड में स्पेशली जो मिथाइलप्रेडनिसोलोन या जो भी ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड है, उसको लेने के बाद हम पाते हैं वैसी सूरत में बहुत सारे लोगों में हाइपरग्लाइसेमिया होता है, क्योंकि जो हमारा ग्लूकोज रिसेप्टर है उस ग्लूकोज रिसेप्टर पे जाके ये डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज को इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट नहीं होने देता है। ये सब बेसिक थिंग है। तो जब इनका मैंने ये करवाया, टेस्ट करवाया, तो टेस्ट करवाने में टोटल काउंट जो है काफी हाई था। KFT LFT तो नॉर्मल था, LDH 673, सीरम फेरेटिनिन 883 एंड CRP 79, D डाइमर पॉजिटिव। इनका जो HRCT का रिपोर्ट था वो 21/25, जो इनका कोलाइड स्कोर था वो 21 था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने दिन। तो इसमें आप देखेंगे कि 11 को मेरे पास पहला विजिट दिया है और नेक्स्ट विजिट 17 को दिया, यानी 7th डे पे जब मेरे पास रिपीट विजिट दिया है, वो जैसे ही आया था उसी यानी कांटेक्ट किया तो उसको मैंने लिख के भेज दिया था। बाद में फिर इन्वेस्टिगेट करवाया था, तो उसमें पेशेंट रिस्पॉन्ड वेल किया था, शुगर लेवल भी कंट्रोल आ गया था इंसुलिन लेने पे, लेकिन
7 दिन के बाद भी इसका सैचुरेशन लेवल 80% तक ही जा रहा था विथ ऑक्सीजन सपोर्ट विथ 4 लीटर पर मिनट थ्रू नजर जो नजर कैथेटर आता है उसके जरिए। और तब इसको मैंने फिर पेरापेडोन स्टार्ट किया और साथ में जो चूंकि स्टिल इसका जो है टीएलसी काफी हाई आ रहा था, स्टिल इसका टीएलसी काफी हाई आ रहा था, लेकिन इसको ये है माइल्ड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी था। तो वैसी सूरत में एंटीबायोटिक को चेंज करके पिनासिलिन कैज़ोबैक्टम पे लिया 7 दिन के बाद और स्टेरॉइड को कंटिन्यू किया, पेरापेडोन ऐड किया और बाकी चीजों को कंटिन्यू किया। तब जाके प्रोग्नोसिस में जब ये पहले लगभग इससे 10 दिन से सफर कर रहा था, 7 दिन के बाद आया तो 17 दिन हो रहे थे। उसके बाद 18वां दिन से ये वेल सेटल्ड होना शुरू हुआ और धीरे धीरे ये इसका डिक्लेरेशन कब हुआ तो जब इसको एंटीबॉडीज वगैरह डेवलप कर गया और सैचुरेशन सेटल कर गया, उस दौरान भी इसका CRP 49 था। एक्सरे में बायलेटरल इन्फिल्ट्रेशन और फाइब्रोसिस दोनों दिख रहा था। तो वैसी सूरत में इंसुलिन को अभी तक मैंने सेम डोज पे रखा, साथ में स्टेरॉइड मैंने डेफनेजाकोड को ओरल कर दिया, फिर से पेरोपेनाम टैबलेट और ये पेरापेडोन और म्यूसिनेक 600। पहले तो मैंने 200 mg म्यूसिनेक और एसिडोफेलिन स्टार्ट किया था, लेकिन चूंकि देखा कि इन्फिल्ट्रेशन अभी भी काफी है और फाइब्रोसिस है, तो वैसी सूरत में म्यूसिनेक यानी एसिटाइलसिस्टीन का डोज मैंने बढ़ा के 600 mg PID किया और इस तरह से मरीज सेटल हुआ। इसका आप एक्सरे यहाँ देख सकते हैं। बाद में जब ये डेढ़ महीने और ये दूसरा है, ये एक्सरे देख सकते हैं कि किस हालत में था इसका एक्सरे, किस हालत में था। बाद में बाद का इसका एक्सरे मिला नहीं। तो ये कुछ रिपोर्ट्स है जो आप देखेंगे, जैसे टोटल लिकोसाइट काउंट 25,000 तक भी गया था, CRP 162 भी गया था। इसी तरह इसको पोस्ट में देखेंगे CRP 105 आया। उसके बाद लास्टली जो है 2.1 पे CRP आ गया। बाकी थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी डेवलप हुआ था इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के साथ। तो इस तरह से ये कुछ केसेस थे जो मैंने अक्युमुलेट किए थे किसी तरह से 1 साल के बाद। तो वैसी इन सब केसेस को अलग अलग कैटेगरी के केसेस को मैंने समराइज करने की कोशिश किया। इसी के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है? सब ये बताएं कि जो भी आपने इनका मैनेजमेंट बताया कोविड का, कोई भी ऐसी ड्रग नहीं थी जो नहीं आपने इस्तेमाल की? एक मिनट, जो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट थी उसी को सिम्टोमेटिकली और आपने क्लिनिकल स्किल के हिसाब से आपने उसको अरेंज करके सही किया, फिर इतनी सारी मौत की वजह क्या रही? देखिए, कोविड-19 से इतनी सारी मौत की वजह बेसिक जो देखा गया है वो 3 वजह। सबसे पहली चीज आप देखेंगे, जो भी सिम्टोमेटिक केस का मैंने जिक्र किया है उसमें फाइब्रोसिस सब में डेवलप हुआ है। फाइब्रोसिस सब में डेवलप हुआ है। ऐसे ऐसे केसेस भी देखने को आए हैं जिसमें 6-6 महीने बाद भी उनको ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन की जरूरत पड़ी। तो ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन, लाइक एग्जांपल के तौर पे मैं बता देता हूं कि एक मरीज अभी मेरे ध्यान में आ रहा है। मेरा ही एक जूनियर है डॉक्टर जाहिद। डॉक्टर जाहिद की मदर एक्सपायर की कोविड से और उनके बड़े भाई को कोविड हुआ। 6 महीने तक उनको ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन की जरूरत पड़ी। तो फाइब्रोसिस डेवलप होने के बाद फाइब्रोसिस को हील करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और लगातार हाइपोक्सिया से कंटिन्यूअस जो है वो इन्फेक्शन को लीड करता है और सेप्सिस डेवलप करता है। सेप्सिस होने के बाद एक तो ये वजह हो। दूसरी चीज जो
लॉन्ग हॉस्पिटलाइजेशन होता है। चूंकि इसके केस में आप देखेंगे ज्यादातर कोविड के केस जो सिम्टोमेटिक, स्पेशली मॉडरेट और सीवियर और वेरी सीवियर सिम्टोमेटिक केस है, उसमें आप देखेंगे कि साइटोकाइन स्ट्रोम्स होता है। साइटोकाइन स्ट्रोम्स होने की वजह से 3 फेज में 3 स्ट्रोम होता है। फर्स्ट स्ट्रोम जो होता है वो 4 से 7वें दिन के बीच होता है। सेकंड स्ट्रोम जो होता है वो 11वां से लेकर 15वें दिन के बीच होता है, और तीसरा जो होता है वो 17 से 21वें दिन के बीच होता है। और जो मेरी नजर में कहीं से भी जो डेथ आया रिपोर्ट हुआ मेरे क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये, वो ज्यादातर केसेस जो डेथ आई है वो थर्ड स्ट्रोम साइटोकाइन स्ट्रोम के स्टेज में, यानी 17 से 21 डेज के बीच में ज्यादातर डेथ रिपोर्ट मेरी इसमें जो हुआ है। चाहे वो मेरे अंडर ट्रीटमेंट था या नहीं था वो एक अलग मैटर है, लेकिन जो जिन सबका मुझे इंफॉर्मेशन हुआ, जैसे अभी मैंने बताया कि जाहिद की मदर का ही वो भी 19 डे में जाके डेथ हुई थी। ये हमारे डॉक्टर नजीबुर रहमान सर हैं, उनके भाई साहब का उनका 19th डे में जाके डेथ हुआ था। तो ये सब केस मेरे ट्रीटमेंट में नहीं थी, लेकिन वो मैं जैसे मेरा ही 2 केस एक्सपायर किया, ये सब 17 से 21 डे के ड्यूरेशन में ये हुआ। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि साइटोकाइन स्ट्रोम जब हो रहा है तो फर्स्ट और सेकंड स्ट्रोम में तो पेशेंट टॉलरेट कर रहा है, लेकिन थर्ड स्ट्रोम में SIRS डेवलप कर जाता है, सिस्टेमिक इंफ्लेमेटरी रिस्पांस सिंड्रोम इतना हाई हो जाता है कि उसको वो टॉलरेट नहीं कर पाता है, और वैसी सूरत में डॉक्टर उस पर से और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इम्यूनो मॉड्यूलेटर जो ड्रग्स टॉक्सिकोमाब वगैरह दे देते थे, तो वैसी सूरत में डेथ रेशियो और बढ़ जाता था। दूसरा ये हुआ। तीसरा, चूंकि ऐसे लोग वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया डेवलप होता था, और वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया की वजह से भी डेथ होती है। तो ये मेन 3 रीजन है। एक सवाल ये आया है कि आपके जो केसेस जो आपके अगर ट्रीटमेंट मिलते हैं जिनकी डेथ हुई उसके काउज क्या है, क्या वजह है उसकी? वही दोनों केस जो डेथ हुए वेंटिलेटर एसोसिएटेड, दोनों इंट्यूबेटेड थे विद साइटोकाइन स्ट्रोम्स। अच्छा, इनके जो केसेस हैं फॉलोअप में भी आपने देखा होगा उनको? हाँ, बहुत सारे। तो जो ट्रीटेड केसेस है उसमें मैं समझना चाहूंगा कि उसके सीक्वेंस क्या डेवलप हुई, मतलब कि ट्रीटमेंट वो तो सही हो गया, स्टेबल हो गया, लेकिन बाद में क्या कॉम्प्लिकेशन? बाद में मेन फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल। ओके, बाद में ज्यादातर केसेस में जो ये हुआ कि मोस्टली केसेस में साइकोलॉजिकल सिम्टम ज्यादा डेवलप हुए। साइकोलॉजिकल सिम्टम में 3 तरह के सिम्टम डेवलप हुए। पहला कि वो घबराहट, बेचैनी वगैरह जो साइकोलॉजिकल सिम्टम होते हैं वो। दूसरा, सडन ऑनसेट ऑफ डिस्निया और पल्पिटेशन, सडन ऑनसेट ऑफ डिस्निया और पल्पिटेशन डेवलप हुआ। और तीसरा कि उनको GI अपसेट डेवलप हुआ। ये 3 तरह के सिम्टम उनको देखने को मिले, और ऐसे कंडीशन में सीक्वेंसली ECG और इको और उसके बाद एक्सरे हुआ। बहुत ज्यादा कोई फाइंडिंग नहीं मिली। हाँ, थोड़ा सा हेपेटिक एंजाइम डिरेंज हुआ, कुछ पेशेंट में रीनल एंजाइम भी डिरेंज हुआ, लेकिन वो सारे के सारे मैनेजेबल थे। मेनली उनको एंटीसाइकोटिक और एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स देना जरूरी पड़ गया, साथ में काउंसलिंग की भी कुछ केसेस में जरूरत है। इसके अलावा कुछ केसेस में हमें एस्पिरिन को कंटिन्यू करना पड़ा। डॉक्टर, जो फिफ्थ केस जो वेरी सीवियर केसेस था जिसका SpO2 60% था, तो क्या मतलब एंटीबायोटिक क्या था अपना? नहीं, होम आइसोलेशन, होम पे घर में रख के, चूंकि बेड उस दौरान बिल्कुल भी नहीं मिल रहे थे। मैंने हालांकि उनको बोला था कि चले जाओ, लेकिन वो कई जगह से ऑलरेडी ठोकर खा के आया था। प्राइवेट में उनके पास उतने पैसे नहीं थे कि वो डेली का 15-20 हजार रुपए बियर कर सके, 25 हजार रुपए बियर कर सके, तो घर पे ही रखे। इसीलिए इनको रेमडेसिविर नहीं दिया मैंने, नहीं तो मैं रेमडेसिविर यूज करवाता। जो 4 केस एडमिट हुए थे उन चारों को मैंने रेमडेसिविर यूज करवाया था, लेकिन इनको घर पे ही रख के और विद ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन, नेबुलाइजेशन ऑल दैट इनको ट्रीट किया। तो उसको ऑक्सीजन सपोर्ट, ऑक्सीजन थेरेपी जो दे रहे थे, जो डिफरेंट टाइप्स का ऑक्सीजन थेरेपी होता है, नेजल प्रोब या फिर कैन्यूला या हडसन मास्क या फिर आप बायोप्सी पैक, ये कर सकते हैं। यूजुअली जो 60% बता रहे हैं एब्सोल्यूट इंडिकेशन ऑफ इंट्यूबेशन, लेकिन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होने की वजह से यदि इतना सीवियर हाइपोक्सिया में तो यूजुअली पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है।
वही है। अब इसे जिस तरह से आप देखें, इसको मैंने बस वही ये पहले नजर कौन से ले रहा था, लेकिन जब मेरे पास आया 60% मैंने SpO2 देखा और कहीं बेड गवर्नमेंट में मिल नहीं रहा था, तो लास्टली मैंने इनको, क्योंकि घर पे CPAP और BiPAP चलाना थोड़ा सा बिहार में गाँव जैसे पॉपुलेशन में मुश्किल हो जाता है, तो वैसी सूरत में इनको सिर्फ हाई फ्लो मास्क का एडवाइस किया। हाई फ्लो मास्क के जरिए 12 लीटर तक मैंने ऑक्सीजन पर मिनट ऑक्सीजन दिया। अब बाद में जब 80% से ऊपर गया तो 4 लीटर मतलब कैथेटर के जरिए 4 लीटर दे दिया। 80% जब पहुंच गया था तो उसके बाद 4 लीटर दे दिया। इस तरह से और दूसरा भी कोई केस इस तरह ट्रीट किया जिसका कि SpO2 बहुत सारे अबाउट 60% आ गया? और नहीं, 60 तो इस वाला ये एक सिंगल केस था, लेकिन 70 से लेकर के 90 के बीच का मोर देन 100 केसेस। चलिए, ओके ओके, एनीबॉडी एल्स? एक सवाल और भी था कि इस पूरे ट्रीटमेंट के दौरान क्योंकि आप नानी से भी जुड़े हुए हैं, आपके असेसमेंट में क्या लगा? इस पूरे सेशन में आपको क्या लगा? इस आपने कुछ केसेस में काढ़ा भी आपने ऐड किया था, लगभग सारे केस में ऐड किया, तो उसमें क्या आपके अंदर साइकी थी कि आपने उसको ऐड किया? मुझे क्या एक्चुअली आयुष काढ़ा से ये जो सारी बहुत सारी उसके अकॉर्डिंगली कि इम्यूनोमॉड्यूलेटर के तौर पे काम करता है, इसलिए जो है उसको ऐड किया था। आप देखेंगे तो आयुष काढ़ा के साथ साथ इम्यूनोमॉड्यूलेटर के तौर पे मैंने 3-4 चीजें और ऐड किया था, जैसे विटामिन C ऐड किया था, विटामिन D ऐड किया था, जिंक ऐड किया था। उसी पर्पस के लिए मैंने आयुष काढ़ा को भी ऐड किया था, क्योंकि इम्यूनोमॉड्यूलेटर के तौर पे। अच्छा, एक जनरल सवाल था, क्योंकि डेथ रेट इंडिया में जो 2% के आसपास, उससे ज्यादा नहीं थी कहीं किसी सिटी में, अगर ओवरऑल लिया जाए 2% का, 2 पॉइंट समथिंग का। उस हिसाब से अगर थ्योरेटिकली हम देखें तो बहुत ज्यादा हैवॉक नहीं थी। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि अगर सही से इसको, मतलब कि अगर ये क्योंकि बाकी जितना ट्रीटमेंट आपने मॉड्यूल्स में बताया लगभग वो अवेलेबल ड्रग्स ही थी, अवेलेबल ड्रग्स ही आपने बस डोज को मॉडिफाई करने की क्या, या फिर कुछ जैसे कैलिथ्रोमाइसिन का इनिशियली अभी के डेट में क्या है, अभी का जो ओमिक्रॉन वाले में गाइडलाइन आया कि कैलिथ्रोमाइसिन के साथ आप एमॉक्सिक्लेव ऐड कीजिए, कोई पेनिसिलिन का नहीं। अभी ओमिक्रॉन वाला में है ये, इसने ग्लैक्सो ने रिसर्च करके ये किया है, पब्लिश किया है कि कैलिथ्रोमाइसिन प्लस एमॉक्सिक्लेव को आप स्टार्ट कर सकते हैं अगर साथ में सेप्टिसेमिया हो है तो। वहीं जो प्रीवियस था उसमें एजिथ्रोमाइसिन सारे गाइडलाइन बता रहे थे, मैंने किसी केसेस में एजिथ्रोमाइसिन स्टार्ट किया। तो ये जितनी भी एंटीबायोटिक्स थी तो सेकेंडरी इन्फेक्शन को आप मिनिमाइज करने, हैंडल करने के लिए तो मेरे साथ ये जो मैनेजमेंट था उस हिसाब से जो आपने अभी केस प्रेजेंट किया, इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी घबराया जाए, ऑलरेडी हमारे पास ड्रग्स थी, फिर क्या वजह थी? डेथ की वजह रही? डेथ की वजह बताया तो, चूंकि जो साइटोकाइन स्टॉर्म्स हो रहे हैं बीइंग हॉस्पिटल मैनेजमेंट के तौर पे सेक्टर्स में क्या गड़बड़ रही कि हम लोग ने हेल्थ सेंटर में लैक ऑफ फैसिलिटीज, और जो हैवॉक क्रिएट हुआ, हैवॉक क्रिएट होने की वजह से डॉक्टर्स, जैसा कि मैंने सेकंड या थर्ड केस में बताया था जावेद भाई वाले ने, कि ये भी हॉस्पिटल गए, क्योंकि ये मेडिकोज थे, इनको लगा कि नहीं यहाँ पे मुझे मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं मिल रहा है, इतना क्या कि इससे अच्छा तो मैं घर पे कर सकता हूँ, इतना क्या इससे अच्छा तो मैं घर पे कर सकता हूँ, तो वो विदिन 24 आवर दामा ले रही। तो लैक ऑफ फैसिलिटी, हैवॉक क्रिएशन जो हो गया, जिसकी वजह से मेडिकल स्टाफ भी मरीज को वो केयर नहीं दे पाते थे जो केयर चाहिए था। उसके बनिस्बत घर के लोग अगर थोड़े से भी जानकार है तो वो ज्यादा अच्छा केयर कर पा रहे थे जितना अच्छा हॉस्पिटल में केयर हो रहा था, एक्सेप्ट के उनको इंटुबेशन और एडवांस इसकी जरूरत ना होगी। इस पूरे ट्रीटमेंट के दौरान एंटीवायरल ड्रग्स भी आपने इस्तेमाल किया? मोस्टली केसेस में मैंने ओपीडी यानी टेली कंसल्टेशन के जरिए ये किया है, उसमें सब में मैंने फैबी, जो भी सिम्टोमेटिक केस है सब में मैंने फैविपिराविर ऐड किया। सिर्फ जो 4 केस हॉस्पिटलाइज हुए उसमें मैंने रेमडेसिविर ऐड किया। रेमडेसिविर चूंकि लिमिटेड स्टडी रिपोर्ट उसके पास के लिए है, और उसमें जो रेमडेसिविर का जो रिपोर्ट कहता है कि वो सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल स्टे को कम करता है,
हॉस्पिटल स्टे को कम करता है क्योंकि वायरल लोड जल्दी से क्लियर करता है, इसलिए। नहीं तो ज्यादातर केसेस में जो भी मैंने टेली कंसल्टेशन के जरिए होम आइसोलेशन में ठीक किया, वो सबको जो सिम्टोमेटिक थे सबको फेविपिराविर ही, भले जो भी मैंने डोज मॉडिफिकेशन किया हो अपने अकॉर्डिंग, लेकिन सबको फेविपिराविर ही मिला। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। पार्टिसिपेंट सब सुन रहे हैं, डॉक्टर मोहम्मद रजी अहमद साहब को, उनका प्रेजेंटेशन था केस प्रेजेंटेशन कोविड-19 केसेस, क्योंकि मोर देन 400 केसेस देखे। हमारे लिए बहुत बड़ी शवाहिद का मामला था, उनको हम खुद सुन पा रहे थे, और फिर जो 3 तरह या 5 तरह कैटेगराइज किया पेशेंट्स, उसका फिर उन्होंने केस स्टडी भी आपके सामने प्रेजेंट किया। सो नाइस लेक्चर था हमारे लिए, इसलिए हम समझ पाए अगर ट्रीटमेंट करने मॉड्यूल उस वक्त पेशेंट को ट्रीट करना मकसद था, हमारा कोई मॉड्यूल लगाने का आया नहीं था, मैनेजमेंट का बाद में आ पाया। तो ये चूंकि हमारी जो ये पूरी सीरीज चल रही है उसमें डिफरेंट टाइप के लेक्चर्स आने हैं, कुछ लेक्चर इसमें आएंगे कि जो नए वेरिएंट है कोविड-19 उस पे आएंगे, वैक्सीनेशंस पे आएंगे, और कुछ जो अपकमिंग लेक्चर होंगे जैसे यूनानी आप देखेंगे डॉक्टर यासिर का एक लेक्चर आने वाला है, जिसमें हम लोग उसमें देखेंगे कि यूनानी पैथोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स है वो आएगा। फिर कुछ एक सेलुलर डिपार्टमेंट का एनाइम्स आएगा, जिसमें वो ड्रग्स कौन है, वो क्या क्या ज्यादा प्रोमिसिंग हो सकती है, वो आएगा। इंशाल्लाह जुड़े रहेंगे आप लोग से। आज के लिए बस इतना ही। साहब आप सब